हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 तक ख़त्म कर चुके हैं और आज हम प्रवेश कर रहे हैं चैप्टर 5 में, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघुत्तम प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और यदि आपने इससे पीछे बार यानी 4 चैप्टर को नहीं देखा है तो प्रश्न में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और लघुत्तम प्रश्न, और इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है वो NCERT वाला है और NCERT वाला जितना भी होता है वो सभी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक बार में ही पूरा समझ में चला आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ क्या देखेंगे, राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स चैप्टर 5, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, प्रश्न और लघुत्तम प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, जिसमें कि कहता है सही विकल्प चुने। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और हमें सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ये हम पहला चैप्टर में भी पढ़े थे कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है। पहला क्षेत्र होता है कृषि, दूसरा क्षेत्र होता है कौन सा, दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग वाला क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है, तीसरा क्षेत्र का नाम है कौन सा, तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि आपको इन सभी का आंसर पता होगा तो आपने जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न कहता है कि मानव पूंजी के कितने घटक, यानी जो मानव पूंजी उनके कितने घटक हैं। फिर ऑप्शन है 6, 4, 5, 8। और इसका आंसर क्या होगा, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आपने जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 5, यानी मानव पूंजी के कुल कितने घटक है, मानव पूंजी के 5 घटक है। ठीक, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा गौर नंबर उत्तर, यानी 5 न होगा। और तीसरा कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब बीमारू राज्य है 5 है। चलिए सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ बीमारू, अब हम देखते हैं बीमारू राज्य कौन कौन है। बीमारू, ठीक, यहाँ से हम देखते हैं बीमारू। BI से हो गया बिहार, बिहार भी एक बीमारू राज्य है। M से हो गया मध्य प्रदेश, M से कौन हो गया, मध्य प्रदेश। और क्या हो गया, MA से हो गया मध्य प्रदेश। और R से शायद होता है राजस्थान। और U से उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। ऐसे तो किताब में उड़ीसा लिखा गया है, लेकिन शायद तो बहुत आदमी बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ऐसे आप किताब में देख लीजिएगा। ठीक, अब जगह इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कौन बीमारू राज्य नहीं है। अभी हम देखें कि बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। हाँ, उड़ीसा ही होगा, ठीक, यू से। और लेकिन कर्नाटक नहीं, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा गौर नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। 4 प्रश्न कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी मतलब वो सरकार के अंदर नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि सैन्य सेवा, ये तो सरकार के अंदर होती है। सैन्य सेवा, वित्त सेवा, ये भी सरकार के अंदर होती है। लेह सेवा, ये भी सरकार के अंदर होती है। लेकिन जो मौज सेवा होती है ये कोई आदमी खोलता है, इसलिए यह सरकारी सेवा नहीं है। इसलिए यह हो जाएगा गैर सरकारी सेवा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 उत्तर सही हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जितने भी ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो NCERT वाले हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। और इसका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कोयला के ये सभी हैं मुख्य स्रोत है। ठीक, चलिए आप बढ़ते हैं आगे। यानी ये आज हमारा, यानी अभी हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी समाप्त होगा। इसमें कुल 5 क्वेश्चन था, 5 प्रश्न को देख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नहीं लघुत्तम प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं लघुत्तम प्रश्न की तरफ। देखेंगे लघुत्तम प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब हिंदी में देखेंगे तो बाह्यस्रोती, यानी आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। यहाँ देखेंगे आउट मतलब बाहर, सोर्सिंग मतलब स्रोत, यानी बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, देखिए इसका उत्तर है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की वजह किसी बाहरी या विदेशी या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे आउटसोर्सिंग। क्या समझें कि जब कोई कंपनी या तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया कोई भी कंपनी, उसको अगर कोई सेवा
कोई अपना मतलब कोई अपना नियम बनाना है, अपना कोई भी काम करना है, लेकिन वह किसी बाहरी स्रोत से करती है, किसी बाहर से करती है, किसी विदेशी स्रोत से लेती है, या किसी संस्था से लेती है, या किसी समूह से प्राप्त करती है। इसका मतलब क्या, वह अपने खुद से नहीं लेकर कोई दूसरे से लेती है, तो वह हो जाएगा आउटसोर्सिंग। सीधा समझ कि आउट मतलब बाहर से नियम बनवा रही है, यानी अपना काम बाहर से करवा रही है, और यही हो जाएगा आउटसोर्सिंग। ठीक, और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नहीं दोनों प्रश्न की तरफ, और मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में चला है, और ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका PDF लेकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र के नाम बताएं। यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े, यानी जो सूचना देते हैं उनसे हमें 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताना। पहला हम लिखे हैं कॉल सेंटर, यानी ये जो कॉल सेंटर है ये भी है सेवा क्षेत्र, और ये भी सूचना पहुंचाता है। दूसरा है बैंकिंग सेवा, और तीसरा है रेलवे पुस्तक, और चौथा शिक्षा, यानी चौथा शिक्षा देना मेरा। लेकिन यहाँ पर कहता है 5, आप एक अपने से लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हम 4 ही लिखे हैं, और आप पचमों खुद से लिख लीजिएगा। पचमों आपको अगर दिमाग में है तो इसका आप कमेंट कर लीजिए। ठीक, अब दूसरा कहता है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। यानी सरकारी, एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। सरकारी में तब ये समझिए कि जिसके बदले सरकार हमें रुपया देती है, अगर काम करेंगे तो सरकार उसके बदले में रुपया देगी, लेकिन गैर सरकारी में सरकार में उसके बदले रुपया नहीं देगी। यहाँ वही लिखेगा कि जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मौसिक वेतन देती है, मौसिक या सालाना कुछ भी वेतन देती है, और इनसे विभिन्न क्षेत्र में काम लेती है, तो ये सरकारी सेवा का सीधा समझिए कि जो सरकार है वो सबसे पहले कोई भी आदमी से काम लेगी और उस काम के बदले रुपया देगी, तो उन्हें कहेंगे सरकारी सेवा। और यही हमारा हो जाएगा सरकारी सेवा का उत्तर। अब गैर सरकारी में इसी को लिख देंगे कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थान तक पहुंचाने का काम को तो उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। गैर सरकारी सेवा यानी वो सरकार के अंदर नहीं है। जो गैर सरकारी सेवा आती है वह सरकार के अंदर नहीं होता, और वह जो होती है वह जो सरकार इन सभी नीतियों को गैर सरकारी संस्थान तक पहुंचाती है। यानी गैर सरकारी सेवा को गैर सरकारी संस्थान तक पहुंचाती है, और इसलिए कहते हैं गैर सरकारी सेवा। सीधा समझ कि इसके वजह सरकार रुपया पैसा नहीं देती है, जैसे सरकारी सेवा में होता था कि इसके वजह सरकार रुपया देती है, लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन कहता है कि आधारभूत संरचना कैसे कहता है। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये पहला चैप्टर में भी मिला था, एक चैप्टर और में मिला था, और इसमें भी मिल गया। यहाँ लिखेंगे कि आधारभूत संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। यानी आधारभूत संरचना में इन सभी को सम्मिलित किया गया। पहला सम्मिलित किया गया वित्त, और उसके बाद ऊर्जा, उसके बाद यातायात, उसके बाद संचार, यानी इन सभी को इसमें शामिल किया गया। ठीक, और सबसे पहले देखिए वित्त में कौन कौन आते हैं। वित्त में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, और अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र आते हैं वित्त के अंदर। और ऊर्जा में कोयला आते हैं, विद्युत आते हैं, तेल आते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं अन्य स्रोत। गैर पारंपरिक मतलब जो अभी नया निर्माण हुआ है। यातायात का मतलब होता है, यातायात में आता है रेलवे, सड़क, वायुयान और जलयान। यातायात मतलब ये परिवहन का काम बोले। संचार का मतलब है सूचना पहुंचाती है, इसमें आते हैं डाक, तार, टेलीफोन, टेली संचार, मीडिया एवं वाणिज्य, ये सभी आते हैं संचार के अंतर्गत। और यही सब हुआ आधारभूत संरचना, और जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक होता है वह देश उतना अधिक विकास करता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न, और ये सभी प्रश्न बिल्कुल आसान है, और आप इसका PDF लेकर पढ़ भी सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 6ठा है रोजगार और सेवा में क्या संबंध है, क्योंकि चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं, और यहाँ पर पूछता है कि रोजगार और सेवा में संबंध क्या है। है कि रोजगार और सेवा का अभिप्राय यहाँ पर इन बातों से है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के धन एकत्रित करता है। कहता है कि यहाँ पर रोजगार और सेवा का मतलब क्या है। अच्छा बताइए कि आदमी रोजगार क्यों करता है, क्योंकि उसका घर चल सके, उसका परिवार चल सके, और उससे कुछ रुपया हो जिससे वो अपने जीविकोपार्जन यानी दिनचर्या का सभी काम कर सके। एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है, यानी जो जीविकोपार्जन करता है और उससे रुपया कुछ एकत्रित करता है, जिससे कि हम भी आपको सेवा दे रहे हैं, तो इससे रुपया एकत्रित करेंगे, तो उस रुपया को हम व्यवहार में लाएंगे, यानी इस रुपया को कम में लाएंगे और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करेंगे, यानी उससे कुछ उत्पादन करेंगे, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी हम भी आपको सेवा क्षेत्र दे रहे हैं, यानी हम भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और हम सेवा क्षेत्र उत्पन्न कर ले। अतः रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक समझते हैं, इसके बिना ये संभव ही नहीं है। अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का ही विस्तार होता है। अगर रोजगार बढ़ेगा तो सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होगा। यानी
अगर मैथ के भाषा में समझेंगे तो ये समझिए कि रोजगार समानुपाती है सेवा का। अगर रोजगार बढ़ेगा तो सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक। और रही रोजगार और सेवा का संबंध, और सबसे बात यहाँ पर लिखा है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है, ठीक। चलिए आप देखते हैं 7वें प्रश्न कि आर्थिक संरचना किसे कहते हैं। और यहाँ पर वही बात होगा कि आर्थिक संरचना किसे कहते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे कि आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। जो आर्थिक संरचना होती है ये प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट रूप में लोगों के उत्पादन, यानी लोग जो उत्पादित करते हैं और उनमें वृद्धि करते हैं, यानी लोग के उत्पादन में। और लोग देखिए जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोग अपने खुश रह जाएंगे। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। किनका? आर्थिक संरचना का इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। और लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। या 8वें प्रश्न कहता है मंदी का असर भारत में कब तक रहा। और आपसे आपको यहाँ पर एक होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि मंदी कब से कब तक चला, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा, यानी मंदी जो आया था उसका असर भारत में क्या पड़ा है। उत्तर में लिखेंगे कि मंदी का असर भारत के उन वैज्ञानिक पर पड़ा, यानी भारत में मंदी जब आया तो उसका असर वैज्ञानिक पड़ा। किन वैज्ञानिक पड़ा? जो दूसरे लास्ट में रोजगार कर रहे थे, यानी भारत के ही थे लेकिन वो दूसरे लास्ट में रोजगार कर रहे थे। उत्पादकों को उत्पादन क्रिया से फिर करना पड़ गया, यानी जो उत्पादन कर रहे थे उनको उत्पादन कैसी थी, यानी कम करना पड़ गया। भारत में मंदी का दुष्परिणाम अधिक नकारात्मक नहीं हुआ, यानी भारत में मंदी का ज़्यादा असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी व्यवस्था मजबूत थी और यहाँ पर सभी लोग आत्मनिर्भर थे, ठीक। इसलिए मंदी का असर भारत में नहीं पड़ा। नंबर है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। और ये सबसे लास्ट है, पूछता है कि वैश्वीकरण का मतलब समझिए। और ये सेवा जो चैप्टर आएगा 6वां नंबर, उसका नाम है वैश्वीकरण। और इसके बारे में चैप्टर में विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बताते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ये समझिए कि जितनी भी देश की सेवा है उन सभी को विदेश के साथ जोड़ना है, यानी सभी सेवा को एक साथ समन्वय करना है। यहाँ लिखेंगे कि वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने लगे। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण से आम आदमी का जीवन कठिन हो गया। यानी जब वैश्वीकरण, निजीकरण आया तो जो बड़े आदमी थे उसको बहुत लाभ हुआ, लेकिन जो आम आदमी थे उनका जिंदगी कठिन हो गया, ठीक। क्योंकि जब विदेश के साथ मिला हमारी व्यवस्था तो इससे दम बढ़ गया, जैसे कि आम जिंदगी का, आम आदमी का जीवन कठिन हो गया। और यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और यही हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। और मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आया होगा। और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। हाँ लिखवा तो या पीछे वाले सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि उसमें हम 4 चैप्टर को नहीं 4 चैप्टर को कंप्लीट करा है। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक धन्यवाद।